माय डियर स्टूडेंट्स, द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको भारतीय संविधान में भाग 4 लेकर आया हूँ, जिसमें नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इस चैप्टर को हम बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और यदि आपने मेरी पूरी वीडियो ये देखी तो यहाँ से फिर आपका कोई भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और आप प्रयास करेंगे इससे प्रश्न बनाने का, ऑब्जेक्टिव बनाने का। और मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहीं जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें इंग्लिश में DPSP बोलते हैं, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स का उल्लेख करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार के अधिनियम 1935 में अनुदेश प्रपत्र का उल्लेख था। जो आर्टिकल्स 1935 है भारत सरकार अधिनियम, उसमें नीति निर्देशक तथ्यों को अनुदेश प्रपत्र के रूप में जाना जाता था। तो 1950 में संविधान में समाविष्ट किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समावेश किया गया है। ये प्रपत्र 1935 एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो हैं 1935 के आर्टिकल में मौजूद थे, लेकिन वहाँ इनका उल्लेख जो है अनुदेश प्रपत्र के रूप में जाना जाता था। अगर प्रश्न आ जाए कि अनुदेश प्रपत्र क्या था, तो वो नीति निर्देशक तथ्यों का ही एक प्रारूप था। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक इसी प्रकार से BN राव भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार थे। इन्होंने नीति निर्देशकों के मौलिक अधिकारों के समान ही भाग मतलब खंड A और खंड B में बांटने की बात की सलाह दी थी। A और B में शामिल करने की सलाह दी थी। BN राव नीति निर्देशकों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक इसकी विशेषता है कि नीति निर्देशकों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात 7 पॉइंट है कि अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत या कौन से वो नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक निर्देश हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और जिन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात कानूनी शक्ति जिन्हें प्राप्त नहीं है, तो वो आप नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांतों पर टिक लगाएंगे। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत राज्यों के लिए कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रेरणा स्रोत हैं। अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के लिए कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक तथा 12 से 35 अर्थात 12 से 35 और अनुच्छेद 36 से 51 भाग 3 तथा भाग 4 को संविधान की आत्मा और चेतना
कहा जाता है, कहलाती है। तो जैसे मौलिक अधिकारों को आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा और नीति निर्देशक तत्वों को चेतना कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व, इन तथ्यों से संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन वास्तविक तत्व निहित हैं। मतलब इस नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं। अगला पॉइंट इसमें 11th 25वें संविधान संशोधन, 44वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ तथ्यों को शामिल किया गया था। डॉक्टर BN राव ने सुझाव दिया था नीति तत्वों के बारे में, अभी मैंने पीछे भी इसका उल्लेख किया है। अब उन्होंने क्या सुझाव दिया था, पूरा सुझाव हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति, इनकी अपने स्वयं की ये परिभाषा है, इन्होंने जो सुझाव दिया वो सेम है कि व्यक्तियों के व्यक्तियों के अधिकारों के 2 प्रभागों अर्थात खंडों में से 2 खंडों में बांटा जाए। प्रथम वे जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त किया जा सके, अर्थात न्यायालय में जिन्हें चुनौती दी जा सके ऐसे, और द्वितीय वे जिन्हें न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सके, ऐसा इन्होंने विचार दिया था। उनके विचार अनुसार दूसरा प्रवर्ग यानी दूसरा खंड राज्य के प्रति प्राधिकारियों के लिए क्या था, नैतिक उपदेश थे, नैतिक उपदेश के रूप में था। उनका सुझाव प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया और भाग 3 में मौलिक अधिकार परिवर्तनीय बनाए गए, जिन्हें संविधान में चुनौती दी जा सकती है, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भाग 4 में अपरिवर्तनीय अधिकार दिए गए, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया, और जो अपरिवर्तनीय अर्थात जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 14 पॉइंट पढ़ेंगे। भाग 3 और 4 का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से है। मतलब इन दोनों को क्यों शामिल किया गया है, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय से है। 15वां पॉइंट है कि तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति हो सके। इनको शामिल इसलिए किया गया कि तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को गरिमा प्रदान करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं। ये सिद्धांत पुलिस राज्य के विपरीत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये शासन व्यवस्था का मूल आधार है। ये सिद्धांत देश राज्य के प्रशासकों के लिए आचार संहिता है। ये सिद्धांत हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की निर्देशित करते हैं। ये सिद्धांत राज्यों के मार्गदर्शक हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये कहा था KT शाह ने। आलोचना करी इन्होंने इस प्रकार से ये कह करके। नीति निर्देशक तत्व का अब हम बात करते हैं। भाग 4 में इनके जो आर्टिकल्स हैं इनका उल्लेख करते हैं। तो अनुच्छेद 36 कहता है अनुच्छेद 36 में राज्य की शब्द की परिभाषा की गई है, अर्थात अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 37 में ये सिद्धांत शासन के मूल अधिकार हैं, ये कहा गया है। तथा निश्चय ही राज्य के कर्तव्य है कि वे विधि बनाने और लागू करना, ये जो है लागू करना मतलब राज्य का नैतिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद 37 यही कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। इनको किसी कार्य को न्यायालय द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारा विकास करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप नाली खड़ंजा जरूर बनवाएं। तो ये सरकार के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अनिवार्य कार्य है वो करेगी पहले, कि आपके कार्य करें, लेकिन इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, अर्थात नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था करेगा। यह अनुच्छेद 38 कहता है। 39 इसमें 39 है
जो कहता है संसाधनों का उचित वितरण, अर्थात राज्यों को ये कर्तव्य है कि वो अनुच्छेद 39 के तहत जो हमारे पास प्राकृतिक अप्राकृतिक सरकार के पास जो साधन है उनका उचित वितरण करेगा। इसमें कुछ अन्य आर्टिकल्स जोड़े गए इस बाद में 39 का जोड़ा गया। इसमें कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। उन्होंने कहा कि समान न्याय मतलब सभी को समान न्याय मिलेगा होना चाहिए, और निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। ये जो है राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। समान वेतन, ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द जो है 42वें संविधान द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 खा कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करे ताकि सार्वजनिक हित सर्वोच्च हो सके। और अनुच्छेद 39 गा कहता है कि धन का समान वितरण। हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, तो 40 बड़ा इम्पोर्टेंट है। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति दुर्बल है, कमज़ोर है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस कमज़ोर व्यक्ति को आप जो है काम दिलाएं। अगर वो काम करने की शक्ति उसके पास नहीं है तो उसे किसी प्रकार से उसको सहायता प्रदान करें और शिक्षा प्रदान करें और क्या करें, लोक सहायता भी प्रदान करें। तो इसमें जो इसी के तहत व्यक्ति को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, विकलांग सहायता, राष्ट्रीय परिवार लाभ, राशन वितरण आदि जो है इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब हम बात करते हैं 42। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि काम को 42 कहता है तो न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता उपबंध करना, अर्थात काम को न्याय संगत बनाएंगे और मानव के अनुसार उसको वो वातावरण देंगे वो जिससे कि काम कर सके। ठीक है। और अनुच्छेद 43, एक मैंने यहाँ पे 43 की जगह 44 लगा शुरू कर दिया है, उसके बाद 43 की बात करेंगे। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करेगा। मनरेगा इसी के तहत काम, जो मनरेगा लागू किया गया वो अनुच्छेद 43 के तहत ही है। इसके बाद 43 कहता है उद्योगों का प्रबंध। 43 का कहता है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वो जो है कुटीर उद्योग या उद्योगों का प्रबंध करेगा। 43 खा बोलता है कि सहकारी समितियों का संवर्धन भी करेगा। अब हम बात करते हैं 45 की। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख, स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रबंध करेगा। 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 45 में कुछ परिवर्तन किए गए जो उपरोक्त वर्णन है। मतलब जो है माँ बाप जो है, गार्जियंस जो है से उम्मीद करता है राज्य कि वो जो है अपने बच्चों को अच्छे से देख रेख रखेगा, और जो बच्चों को टीकाकरण वगैरह दिया जाता है वो इसी के तहत दिया जाता है। छोटे बच्चों, शिशुओं को जो टीकाकरण दिया जाता है वो इसी के तहत दिए जाते हैं विभिन्न प्रकार के फ्री में। अनुच्छेद 46 कहता है कि SC और ST कमज़ोर दुर्बलों के हित के लिए सरकार काम करेगी, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के आरक्षण वितरण किए जाते हैं, ठीक है, SC का हो, कोई ST का हो या कोई कमज़ोर वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, ऐसे लोगों के लिए, दुर्बलों के लिए, उनके कल्याण के लिए राज्य उचित व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, मद्य निषेध करना और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे नियम लागू करेगा कि जिससे कि वो पोषाहार प्राप्त कर सके, जीवन के स्तर को ऊंचा कर सके, और ऐसी औषधियों को निषेध करने का प्रयास करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अर्थात यहाँ पर मद्य निषेध की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि पशुपालन यानी कृषि का संरक्षण करना, कृषि को बढ़ावा देना और पशुपालन करने की बात करना,
तथा दुधारू पशुओं का संरक्षण करना और उनको वध से रोकना, वध निषेध करना, दुधारू पशुओं का संरक्षण करना और उनके वध से रोकना अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 का में कहा गया कि पर्यावरण, वन जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है राष्ट्रीय स्मारक हो या स्थान हो या कोई वस्तु हो, राज्य का कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करेगा, इनकी उचित देखरेख कराएगा और जिससे कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है जैसे ताजमहल है, अयोध्या का मंदिर है, राम का मंदिर है, या आपका मथुरा में कृष्ण का मंदिर है, काशी विश्वनाथ नगरी है, ठीक है, या कुतुब मीनार है, ऐसी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण करना। अनुच्छेद 51 कहता है, अब सारे काम हमारे हो गए, अब अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि विचारों को निर्देशित करेगा और उनको लागू करने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल्स को भी नीति निर्धारित तत्वों में शामिल कर लिया गया है, जबकि इन्हें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में इनका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अनुच्छेदों को नीति निर्धारित तत्वों में शामिल कर दिया गया है। एक तो अनुच्छेद 335 पे था 335 और 350। 350 का में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना और 351 कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन करना। अर्थात ये संविधान के भाग 4 में नहीं है, परंतु न्यायालय ने इन्हें नीति तत्वों में शामिल कर लिया गया है। नोट्स में देखेंगे नीति तत्वों में गांधीवादी और समाजवादी, उदारवादी विचारों को शामिल किया गया। जैसे लोकतंत्र की जो विचारधारा वो क्या है, लोकतंत्र कहता है कि सामाजिक और आर्थिक की न्याय की बात करता है, जबकि नीति तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को न्यायिक बनाते हैं। नीति तत्व अभी मैंने जो बात करी थी कि ये गांधीवादी कैसे हैं या ये समाजवादी कैसे हैं या ये जो आपके उदारवादी कैसे हैं, तो इन बातों को अभी मैं पूरा विस्तार से उल्लेख करेंगे। गांधीवादी कैसे हैं, देखो अनुच्छेद 40 जो है, महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम स्तर पर भी स्वशासन हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र से जुड़े और वो जागरूक हो, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का विचार था और इसको जो है अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। और गांधी जी चाहते थे कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं, वाहक जो मतलब ऐसे जो वाहन को खींचने वाले हैं, ऐसे पशुओं के लिए पशुओं की नस्लों का परीक्षण कराना और उनका संरक्षण प्रदान करना तथा उनके वध को निषेध करना, ये अनुच्छेद 48 कहता है। ये गांधीवादी का विचार था, गांधी जी के विचार थे, तो इनको विचारों में शामिल कर लिया गया 48। और मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उपभोग का प्रतिषेध करना अनुच्छेद 47 कहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये गांधीवादी है। और समाजवादी का जो उल्लेख किया गया, इसमें कैसे उल्लेख किया गया कि राज्य की आय को असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। राज्य को ये निर्देशित करते हैं, नैतिक कर्तव्य होगा कि राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38 कहता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि उपलब्ध कराएगा, अनुच्छेद 43 कहता है। काम को न्यायसंगत मानवोचित दिशाओं को तथा प्रसूति सहायता प्रबंध करना, अनुच्छेद 42 कहता है। ये सामाजिक बात हो गई। अब हम उदारवादी की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 कहता है। और कामकारों को भाग लेना 48 का कहता है। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 को का। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण 49। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण करना, अनुच्छेद 50। और बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 45। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है गांधीवादी और समाजवादी, उदारवादी विचारों को इसमें शामिल किया गया है। कुछ दिनों बाद नीति निर्धारित तत्व और मौलिक अधिकारों में टकराव आया और टकराव आने पर
सरकार ने अपने अलग विचार व्यक्त किए, कोर्ट ने अपने अलग विचार व्यक्त किए। तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद है जो 1973 में आया था, और तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तथ्यों से उच्च हैं। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए आप नीति निर्देशक तथ्यों को दबा सकते हैं, उनका हनन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अब 42वें संविधान संशोधन में 1976 में आया, जो इंदिरा गांधी जी के समय का था। इसमें सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से उच्च हैं, अर्थात कुछ मौलिक अधिकारों को हनन करके नीति निर्देशक तथ्यों को लागू किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद में एक तीसरा विवाद आया, मिनर्वा मिल्स वाद, जो 1980 में आया, और सर्वोच्च न्यायालय में इसमें निर्णय दिया था कि अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं, अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, दोनों का ही हनन नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, निर्देशित करते हैं। इस प्रकार से हमारे नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गए। और एक्चुअल में कुछ छात्राओं का या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो उनका एक शिकायत रहती है कि सर आप बहुत बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक हम किसी लेक्चर को पूरा नहीं सुनेंगे और जब तक हम किसी चीज़ को पूरा विस्तार से नहीं देखेंगे, चूँकि पेपर हम लोग नहीं बनाते, पेपर आप नहीं बनाते, पेपर बहुत एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट में, वो पेपर बनाते हैं। तो वो कहाँ से प्रश्न दे दें, कहाँ से नहीं देते, वो कभी कभी ऐसे प्रश्नों को शामिल कर देते हैं जिनका किताबों में भी उल्लेख नहीं है। तो हम वीडियो जब बनाते हैं तो हम सिर्फ किताबों को देख करके नहीं, अपने अनुभव और विभिन्न प्रकार के टेस्ट और विभिन्न प्रकार की किताबों से समावेश करके उनको छांट करके पहले उनको रिटन करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, और तब हम आपको वीडियो बना करके सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ये नेचर है इसका लेक्चर का, कि कोई भी लेक्चर 25 से 30 मिनट का कब से कम नहीं होता। अगर मैं इसी को पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाऊँ तो भी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वन टाइम मैं पूरा वीडियो मैं एक चैप्टर का कंप्लीट करता हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। तो पूरी वीडियो को देखें। ये निश्चित रूप से आपके प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमए का एग्ज़ाम हो, चाहे हाई स्कूल इंटर का हो, अगर कहीं से भी आपको नीति तत्व उसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, दीर्घ प्रश्न आ जाता है, या उसका आपको असाइनमेंट बनाने को आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे असाइनमेंट वगैरह, निबंध बनाना, लिखना, ये पूरा आपको हर जगह काम करेगा, इसलिए मैं इसको लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आपको भाग 4 का ही, मौलिक कर्तव्य। इट्स ओके। जय हिंद, जय भारत, आपका कल्याण हो।